गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक। आज क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो सभी आद्य कोशिका, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और हम में भी यूकैरियोटिक मतलब पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? वेल डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं। एक इनका जो केंद्रक होता है उसमें क्या होती है? झिल्ली का आवरण पाया जाएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यानी कि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? आवरण में लिपटे हुए होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जटिल गतिकी एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हमने बात करी थी कि झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं और केंद्रक भी झिल्ली युक्त नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में हम क्या बात कर रहे हैं कि ये पादप, प्राणी और कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और इनमें झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो भी कोशिका अंग होंगे वो कैसे होंगे? झिल्ली युक्त होंगे। ठीक है, आवरण में होंगे और जो इसका केंद्रक है वो भी क्या होगा? झिल्ली युक्त होगा। इसीलिए ये क्या है? वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक कोशिका। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। तो जीवित कोशिकाएं क्या होगी? पादप भी जीवित में आते हैं, जंतु भी जीवित में आते हैं। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। इसलिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं बड़ी केंद्र की राजधानी मिलती है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? पादप कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति मिलेगी, दूसरा लवक और एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है। जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें ये अनुपस्थित रहती है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर प्राणी कोशिका में क्या होगा बच्चों? देखो, अब हरित हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें हरित लवक नहीं मिलेगा, लेकिन तारक काय मिलेगा। ठीक है, और ये प्लांट जो तारक काय है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये है आपकी जंतु कोशिका और ये होगी आपकी पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में मैंने क्या कहा? तारक केंद्र पाया जाएगा। ठीक है, तारक केंद्र, जबकि यहाँ पर तारक केंद्र नहीं पाया जाएगा। यहाँ क्या पाया जाएगा? आपका हरित लवक पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाएगा। तो ये मुख्य इसकी विशेषता है कि जो जंतु कोशिका है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। और जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है, ये सेल विभाजन में हेल्प करता है, जबकि पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो सभी लगभग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है। अब प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना व कार्यविधि का हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में किया था, पहले उसकी कोशिका झिल्ली, उसके बाद फिर हमने राइबोसोम वगैरह देखे थे। अब यहाँ पर भी हम ऐसी यूकैरियोटिक में बात करेंगे। तो पहले एक बार पादप कोशिका और जंतु कोशिका को देख लेते हैं। ठीक है, जो पादप कोशिका होती है उसके चारों ओर क्या होता है? जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति लगी रहती है। ठीक है, सबसे बाहर से क्या होगी? कोशिका भित्ति है, ये देखिए। फिर क्या होती है? कोशिका झिल्ली लगी रहती है। उसके बाद क्या होता है? एक बड़ा सा इसमें रसधानी होती है। सिर्फ पादप में ही क्या होगा? रसधानी पाई जाएगी और जंतु कोशिका में क्या होता है? रसधानी नहीं पाई जाती है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाएगा, पादप सेल्स में पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम भी दोनों ही में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। अब यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या? देखिए, इसका जो केंद्रक है वो एक तो झिल्ली युक्त है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा?
आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें गोल्जी काय पाया जाएगा। ठीक है, जो प्रोटीन पैकेजिंग का काम करता है। और यहाँ पर क्या होगी आपकी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, जहाँ पे राइबोसोम्स लगे रहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपकी पादप कोशिका। जंतु कोशिका को देखेंगे तो क्या होगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, बल्कि क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, और इसमें भी केंद्रक पाया जाएगा आवरण वाला। अंतःप्रदवी जालिका इसमें भी पाई जाएगी, राइबोसोम पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। तारक काय देखिए, इसमें अलग क्या होगा, तारक काय पाया जाएगा, लेकिन ऊपर तारक काय नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हरित लवक, एक तो रसधानी इसमें पाई जाएगी जो नीचे नहीं पाई जाएगी, और दूसरा ये हरित लवक है, तो हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो पादप कोशिका भी होती है, जंतु कोशिका भी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, पादप कोशिका थोड़ा अलग होती है किससे, जंतु कोशिका से। ठीक है, क्या क्या अलग होती है, एक तो इसमें रसधानी पाई जा रही है, यहाँ रसधानी नहीं पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ हरित लवक पाए जा रहे हैं, यहाँ नहीं पाए जा रहे। ठीक है, यहाँ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ तारक काय पाया जाता है और यहाँ नहीं पाया जाता है। तो 3-4 मुख्य अंतर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेल कैसी है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1950 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत अध्ययन किया जा सका। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेल खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, फिर उसकी कोशिका झिल्ली को भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए जब 1950 के बाद इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली और रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की रचना को हम क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक है, अध्ययनों के बाद यह बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है और 2 सतहों में व्यवस्थित रहती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो कोशिका झिल्ली है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है बच्चों, लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जो पुच्छ वाला सिरा होता है वो जल की ओर होता है। ठीक है, इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक फॉस्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स है वो किसका बना होगा, फॉस्फोग्लिसराइड का बना होगा। फिर बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये भी स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहले हमने क्या बात करी कि केवल लिपिड होता है, अब हम कह रहे हैं कि और ज़्यादा डिटेल जब अध्ययन किया तब पता चला कि इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है और कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, मनुष्य की जो रेड ब्लड सेल्स है उसके झिल्ली में 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, और झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर परिधीय प्रोटीन को अलग अलग भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका झिल्ली है, एक तो वो किसकी बनी है, आपकी लिपिड की बनी है, और दूसरा किसकी बनी है, आधा अभी प्रोटीन, और कुछ परसेंटेज इसमें क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमारी जो यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली होती है वो इन 3 चीज़ों से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। पहला क्या है, लिपिड, दूसरा क्या है, प्रोटीन, और तीसरा क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। तो इनका जो प्रतिशत है वो अलग अलग पाया जाता है। लेकिन अगर ह्यूमंस में हम आरबीसी की बात करें तो 52% इसमें प्रोटीन है। ठीक है, और 40% लिपिड है। तो 40% लिपिड हो गया, 50% क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, तो 90 हो गया, 10% क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिका झिल्ली बनी होती है। फिर
कोशिका झिल्ली का जो नमूना दिया था 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसका मॉडल दिया था बच्चों? कोशिका झिल्ली का। 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था? तरल किमिर नमूना, या इसको तरल मॉडल भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का तरल मॉडल, या इसका नाम है तरल किमिर नमूना। ठीक है, तो इसको किसने डिस्कवर किया? 1972 में सिंगर और निकोलसन ने। जो इसका चित्र देखिए इस तरीके से, यहाँ पे क्या लगा है? प्रोटीन लगा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगा है, और ये क्या है? आपके लिपिड। इस तरीके से क्या होती है? एक कोई भी जो कोशिका झिल्ली है वो इस तरीके से हमको क्या करती है? दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? आपका लिपिड्स भी हो गया, प्रोटीन भी हो गई, और शर्करा भी हो गई। और इसमें क्या होते हैं? ये चैनल जैसे बने, इनसे वाटर मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल या अदर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक, देखते हैं अब क्या है आगे। कोशिका झिल्ली तरल प्रकृति, इसके कार्य को, ठीक है, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी है? इसकी प्रकृति तरल है। अभी हमने पढ़ा ना, तरल मॉडल है। तो तरल प्रकृति क्या करती है? इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि में, अंतर कोशिकीय संयोजन पर, श्रवण में, अंतर कोशिकीय विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, फिर जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अणुओं का परिवहन इससे होता है। अणुओं का परिवहन मतलब विभिन्न प्रकार के अणु हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उसका भी ये क्या करते हैं? परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह झिल्ली इनके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। ठीक है, कि मतलब जैसे हमारे घर में होता है ना, हाँ, कोई परिचित होता है हम तभी अपना गेट खोलते हैं, अदरवाइज़ हम उसको बाहर से ही क्या कर देते? भगा देते। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि अगर वो परिचित होगा तो गेट को खोल देंगे, नहीं तो उसको बंद कर देंगे। ठीक है, कुछ अणु तो क्या होते हैं? बिना ऊर्जा खर्च किए ही चैनल के आर पार आ सकते हैं। मतलब ये जो झिल्ली है इसके आर पार आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको इस परत के अंदर बाहर जाने के लिए क्या खर्च करनी पड़ती है? ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जहाँ पर ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है उसको हम बोल देते हैं निष्क्रिय। देखिए क्या बोल रहा है? कुछ अणु बिना ऊर्जा खर्च किए ही अंदर बाहर आ जाते हैं। ऐसे परिवहन को हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और कुछों में क्या होगा कि सक्रिय परिवहन कहेंगे, यानी कि अंदर बाहर जाने के लिए क्या होगा? एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। क्या खर्च करनी पड़ेगी? एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसको हम कहेंगे सक्रिय परिवहन। और जहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी उसको क्या बोलेंगे? निष्क्रिय परिवहन। ठीक, फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि जब उदासीन विलयन सांद्रता प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर एनर्जी खर्च क्या होगी? नहीं होगी। और क्या होगा? अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रहा है और एक झिल्ली इसके थ्रू आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फिर परासरण बोल देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो हमने उसको क्या कहा? निष्क्रिय परिवहन। जब एनर्जी खर्च हो रही है तो उसको हमने क्या बोला? सक्रिय परिवहन। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी कोशिका झिल्ली। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति। आपको याद होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ी? कोशिका झिल्ली पढ़ी, जिया उसको हम क्या बोल देते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका भित्ति। तो ये कैसी होती है? निर्जीव होती है, दृढ़ आवरण की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक सहायता ही प्रदान नहीं करती है, ठीक है, बल्कि संक्रमण से भी क्या करती है? बचाती है। और कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क को भी क्या करती है? बनाए रखने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि केवल यांत्रिक सहायता ही नहीं देगी बल्कि इसके लिए अन्य कार्य भी वो करेगी। तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनाक्स और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन व प्रोटीन की भी बनी हो सकती है।
नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है। परिपक्वता के बाद ये क्षमता क्या होती है, घटती चली जाती है और केवल क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि का ये निर्माण करती है और यांत्रिक सहायता देती है। मध्य पटलिका में मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपक के रहने और पकड़े रहने का काम क्या करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु आड़े तिरछे रूप में व्यवस्थित होते हैं जो आसपास की कोशिकाओं द्रव्य को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कोशिका भित्ति हो गई। तो दो चीज़ हमने देखा यहाँ पे, क्या हो गया, एक तो कोशिका झिल्ली, दूसरा क्या हो गया आपका कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।